The BJP, founded in early 1980s, has seen a meteoric rise in the last 3 decades. Today, it is the fulcrum around which the Indian politics revolves. What has made this young party such a behemoth that it is today? A new book in the market is talking about this fascinating journey of the BJP, and today I am in conversation with the authors, Union Minister and Senior BJP Leader Bhupendra Yadav and economist Ela Patnaik. Thank you so much for your time. What brought the two people together? Philaji is from academic side and I am from the political side. We come together and write this book. I think it's a contribution because we both have a different perspective, but we both are coming together to research on a particular subject and we deliver this. So because it is a overall thinking about the perspective of party inside and outside both. So I think with the contribution of both of us, our contribution making a rich contribution to making this book. अब हम पहले चुनाव की बात करेंगे जो भारतीय जनसंघ ने लड़ा था, जिसमें 3 सीटें लोकसभा सीट जीते थे वो. 2 were from Bengal, Shyama Prasad Mukherjee and Durga Charan Bandyopadhyay. Mukherjee, in fact, was the founder of Jansangh. Why did it take the BJP such a long journey to make inroads in Bengal? बीजेपी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जाने के बाद जनसंघ को एक सेटबैक लगा था, क्योंकि 50 की राजनीति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बड़ा नाम थे और एक बड़े अच्छे एकेडमिक भी थे. उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा भी थी. उनका जो अनफॉर्चुनेट उनकी जो डेथ हुई और जिन सर्कमस्टांसेस में हुई, उसको भी उस समय की सरकार ने कभी क्लियर नहीं किया. और इसलिए इस बुक में उनकी जो मदर हैं, उनका पत्र जो नेहरू जी के नाम था, उसको भी हमने कोट किया है. डॉक्टर मुखर्जी के जाने के बाद एक समय लगा, क्योंकि बाकी जो जनसंघ के नेता थे वो बहुत नए थे, एक तरीके से कार्यकर्ता तरीके थे, नेतृत्व का स्तर वो नहीं था. तो एक ऐसी स्थिति में आया कि जनसंघ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जाने के बाद ऐसी टावरिंग पर्सनालिटी बनने में और जनसंघ की इस यात्रा में जनसंघ को सर्वस्वीकृत बनने में, क्योंकि 1952 के बाद पहली बार अगर सरकार में जनसंघ आया तो संवित सरकार में 1967 में विभिन्न राज्यों में कोलिशन में आए और पहली बार बीजेपी के या जनसंघ के नेता केंद्र सरकार में आए तो वो जनसंघ का जनता पार्टी में मर्जर हुआ, उसके बाद आए. तो जो पार्टी की यात्रा को लिखा है, एक लंबी यात्रा है. तो अचानक से सब कुछ नहीं होता है. कोई राजनीतिक दल जब खड़ा होता है तो उसमें जनरेशन का डेडिकेशन होता है, एक सिस्टम होता है, साथ करने की एक लगातार काम करने की तैयारी होती है, एक आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है और सबसे बड़ी बात है लोगों के दिलों को जीतने के लिए लगातार प्रयास करना होता है और फिर डिलीवरी भी देनी होती है प्रशासन में आने के बाद. तो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से होते हुए उस प्रक्रिया से निकली है. तो सभी जगहों पे एक पार्टी का जो अच्छा समय है वो इस 70 साल की यात्रा के बाद आया है. बीजेपी जो सेंटर पार्टी बनी है वो अपनी 70 साल की यात्रा में बनी है. आपने किताब में लिखा है कि जनसंघ के परफॉर्मेंस के बाद 1951 लोकसभा इलेक्शंस के बाद कन्वेंशनल पार्टीज जो हैं वो दे स्टार्टेड ट्रीटिंग इट लाइक कम्युनल एंड अछूत, ये वर्ड यूज किया है. डू यू थिंक दैट इवन टुडे that entire approach that so-called secular parties have towards the BJP and its leaning is the same, or have they changed in their approach towards the BJP? ये एक हिंदुस्तान की राजनीति का ऐसा विषय है जिसके बारे में व्यापक चर्चा होनी चाहिए. किसी पार्टी ने नहीं, कांग्रेस ने 1950 से बीजेपी को कम्युनल पेंट करने का प्रयास किया, नेहरू जी ने भी किया और मैंने उसको पुस्तक में भी लिखा है. और बीजेपी ने अपनी यात्रा में लगभग विकास की, अंत्योदय की, गरीब कल्याण की, कल्चरल नेशनलिज्म की बात करी. और दीनदयाल जी ने कहा भी था कि एक तरफ हम सामाजिक रूप से ये जो अनटचेबिलिटी का स्टिग्मा हटाने जा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी का नाम बार बार लिया जा रहा है. जनता पार्टी भी जब टूटी तो जनसंघ के लोगों के कारण नहीं टूटी.
एक तरह का ब्लेम लगाया गया, आइडियोलॉजी के कारण ब्लेम लगाया गया। जनसंघ ने तो सेक्रीफाइस किया, अपने आप को मर्ज किया, तब बीजेपी बनी। और देश के राजनीतिक वातावरण में हम कई बार देखते हैं कि हमारी पार्टी को कम्युनल पेंट करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्टीमेटली भारत की जनता ने उसको स्वीकार किया, तो अब उनकी बातें भी व्यर्थ हो गई हैं। The book, sir, also talks about that incident, very tragic one certainly, which happened with the assassination of former Prime Minister Indira Gandhi and the elections that followed, which was certainly a big setback for the party which has just been founded few years ago. Do you think the entire rise of the BJP and the fall of the Congress that we are witnessing would have changed, would have been perhaps faster had the two former prime ministers, both Indira Gandhi and Rajiv Gandhi, not been assassinated? देखिए, कांग्रेस के डिक्लाइन होने के कई कारण हैं और उसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखना चाहिए। आज़ादी के आंदोलन में जो कांग्रेस निकली थी, गांधी जी ने कहा था कि अब उस कांग्रेस को समाप्त करके देश में नई राजनीतिक व्यवस्थाओं को खड़ा करना चाहिए। गांधी जी की और सरदार पटेल के जाने के बाद, जो हमने बुक में भी लिखा है, नेहरू जी की इच्छा के विरोध में पुरुषोत्तम दास टंडन उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सरदार पटेल के जाने के बाद सबसे पहला काम यही किया कि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का इस्तीफा लिया गया और नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों बने। वहीं से कांग्रेस की राजनीतिक प्रक्रिया एक परिवार के अंतर्गत सीमित होनी शुरू हो गई। परिवारवाद कांग्रेस की समाप्ति का मूल कारण है। दूसरा, गांधी जी ने जो वैल्यू बेस्ड राजनीति रखी थी, वो वैल्यू बेस्ड राजनीति को समाप्त करके देश के लोकतंत्र का गला घोटने का काम 1974 में आपातकाल में कांग्रेस ने किया था। तो देश की डेमोक्रेसी को तोड़ना कांग्रेस के पतन का दूसरा कारण रहा। तीसरा विषय, कांग्रेस केवल सत्ता में रहने वाले कुछ लोगों का ग्रुप मात्र बन करके रह गया, जिसने अपने आप को एक परिवार की चौखट तक सीमित कर दिया। ये आत्मविश्लेषण करने का काम कांग्रेस का है। बीजेपी की यात्रा में मैंने बीजेपी के सारे विषयों को रखा है, पर चूंकि कांग्रेस का प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, इसलिए मैंने आपको उत्तर दिया है। When you say that the rise of the BJP was to project an alternative to the entire thing that Congress was, do you think that in that journey you also have gone off track in terms of your own approach to democracy? Why has the BJP today become a very hardliner in its approach when you yourself talk about that the BJP and the idea of the BJP was very different when it was conceptualized? हमने कौन सी हार्ड लाइन ली? हमारे 7 साल के 7 बजट बताइए, कौन सी हार्ड लाइन है? हमारी पार्टी का कोई एक रेजोल्यूशन निकालिए, कौन सी हार्ड लाइन है? हमारी राज्य सरकारों के में कोई एक विषय बताइए, कौन सी हार्ड लाइन है? आप मुझे बताइए। बीजेपी का कोई एक रेजोल्यूशन आप मेरे सामने रखिए। बीजेपी के नेताओं के संसद का कोई एक भाषण मेरे सामने रखिए, मैं आपको जवाब दूंगा। हार्ड लाइन किसी भी पार्टी के रेजोल्यूशन में, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाषण में, पार्टी के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, पार्टी के गवर्नेंस के मैकेनिज्म में होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा और भी पार्टी के नेता हैं, उनके बयान में नहीं, उसके बयान को आप बीजेपी की यात्रा नहीं मान सकते। किसी एक व्यक्ति का बयान बीजेपी की यात्रा नहीं है। पार्टी जिस आइडियोलॉजिकल मिशन को लेकर के चली है, वो पार्टी का विषय है और उस पार्टी के पूरे विषय को हमने सबके सामने रखा। You have quoted instances to say that the BJP believes in socialist and secular credentials, and it has really ensured that it stays on that course. Don't you think in the last few years there has been some kind of shift in that course? मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का कोई शिफ्ट हुआ है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। बीजेपी ने जो 1950 में अपने विषय रखे थे, उन्हीं विषयों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। बीजेपी ने पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी को समाप्त करके पैन इंडिया पार्टी बनने का प्रयास किया है, उसमें सफलता भी मिली है। और बीजेपी ने गवर्नेंस के मामले में जो उसका आइडियोलॉजिकल मूल विषय है, अंत्योदय का दर्शन, तो प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है और हम कभी भी अपने कल्चरल नेशनलिज्म का जो हमारा विषय है,
हमारा कल्चरल नेशनलिज्म इस देश की भावना के साथ जुड़ा हुआ है और इस देश की संविधान की प्रस्तावना के साथ जुड़ा हुआ है। But न हम इस देश की भावना और इस देश की संविधान की प्रस्तावना दोनों को साथ लेकर के चलते हैं। I'm going to take that question to you, ma'am. What will you tell those who have made an effort to build that narrative that this is a government which has capitalists in their interests? Yes, so this is not a government that believes in state ownership of everything, and nor do the other parties believe in going back to the Soviet planning times. Actually, most of India has moved away from 1991 onwards from that kind of socialism that had been in place before 91, which is ownership of the means of production by the state. So they've all moved away from it. Making markets work has been the mantra of this, every party almost, other than the communists maybe, including the Congress and the BJP. So it's not that BJP is trying to make capitalism work. I think there's a good consensus across parties that we need to make markets work for the Indian economy to be able to grow. Then in that case, how is the BJP under Prime Minister Narendra Modi and their approach to economy different from what you saw during Vajpayee's tenure, the first NDA that came to power? So I think every party has to balance between growth and redistribution. In Vajpayee's era, there wasn't that much to redistribute. Many years ago, before the foundations of growth were laid, so if you look at the 2000s, so the period from say 99 to 2004 under Vajpayee, what do you see happen? You see NHAI, so you see the Golden Quadrilateral being built, so you see roads being built, you see telecom reforms, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Now, what is all this? All this is the infrastructure that is necessary for growth, and only when you get growth can it be redistributed. You can't redistribute poverty, which is what the Congress was doing prior to that, and that's why they started floundering, and that is why the 91 reforms came, and then after that, you know, you had various coalition governments. But the the foundations of what is done now, which is, you know, redistribute through Jan Dhan, Aadhaar, mobile, direct benefit transfers, making schemes much more efficient. I mean, you can do all that when you grow. Suppose you hadn't done telecom reforms and all you had was some antiquated system where nobody had any access to the internet. Could you then have done direct benefit transfers, for which you critically needed mobile phones, for which you critically needed to get rid of all the leakages that were happening in the earlier system? So I see a continuity actually. Okay. So when you talk about this government in continuity or governance in continuity, sir, if I may use that word, then why is it that your government doesn't really believe in giving credit to your predecessors? You are more critical of your predecessors only because they are from another party. नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आप प्रधानमंत्री जी के 15 अगस्त के भाषण को सुनेंगे तो उन्होंने 15 अगस्त के भाषण में कहा था कि मैं अब तक की उपलब्धियों के लिए देश के सभी प्रधानमंत्रियों को उनके योगदान के लिए बधाई देता हूँ। आप किसी भी प्रधानमंत्री जी का ऐसा भाषण निकालिए तो जहाँ जो प्लेटफॉर्म है वहाँ तो प्रधानमंत्री जी का 15 अगस्त का भाषण है, लेकिन जो कांग्रेस के समय में गलतियाँ हुई हैं, एज ए पद प्रधानमंत्री अलग होता है, एज ए पार्टी की नीतियाँ अलग होती हैं। तो जो कांग्रेस के समय में गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को तो उजागर करना ही होगा, और इसलिए कांग्रेस की गलतियों को हमने निश्चित रूप से बताया। आज जो जनता ने हमें मैंडेट दिया है, क्योंकि कांग्रेस की गलतियों के कारण देश एक गलत दिशा में गया था, उसके खिलाफ मैंडेट है। लेकिन जो पद का इंस्टीट्यूशन है वो तो बीजेपी ने, एक और विषय जो बीजेपी और कांग्रेस में अंतर है, कांग्रेस ने देश के सारे संवैधानिक पदों को सूली पे चढ़ाने का काम किया, बीजेपी ने संवैधानिक पदों की मर्यादा को बनाने का काम किया। Sir, you have made project BJP like a one big happy family, but the divisions exist. There are conflicting aspirations, as is there in any space. One may also say
and what will be your assessment of this, that you have steered clear of the divisions and conflicts in your party? मारिया जी, आप जर्नलिस्ट रही हैं और 11 साल से आप भी पार्टी को नज़दीक से देख रही हैं और मैं भी आपको जर्नलिस्ट के रूप में काम करते हुए देख रहा हूँ। बीजेपी को लोगों ने एक गॉसिप के नज़रिए से देखा, लेकिन मेरी बात का जवाब दीजिए। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे दो नेताओं को बताओ जो 1950 से लेके और 1998 तक सत्ता नहीं आई, 48 साल लगातार एक साथी के रूप में काम किया हो। अटल जी, अडवाणी जी, मैंने कई ऐसे नाम दिए हैं। कुशाभाऊ ठाकरे का नाम दिया है, सुंदर सिंह जी भंडारी का नाम दिया है, जिन्होंने कुछ लिया ही नहीं। कृष्णलाल शर्मा जी का नाम लिया है, जिन्होंने केवल पार्टी के लिए ही काम किया। मैंने दीनदयाल जी के उन उदाहरणों को दिया है। जब लोगों ने कहा कि अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी चले गए, अब जनसंघ खत्म हो जाएगा, जनसंघ को मर्ज कर लेना चाहिए, उन्होंने कहा इन्हीं कार्यकर्ताओं में से हम नेता पैदा करेंगे, हम बहुत धैर्य के साथ चलेंगे। एक लंबी पीढ़ी ऐसी रही जो 2 जनरेशन से 3 जनरेशन से, जिन्होंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया, कुछ मांगा नहीं। क्या वो हैप्पी फैमिली की निशानी नहीं है? क्या वो इन रूट उन प्रिंसिपल्स की निशानी नहीं है जिस पर रह कर के लोगों ने काम किया? मैं बीजेपी के नेता के रूप में आपको दिख रहा हूँ, मैं कैबिनेट मंत्री के रूप में आपको दिख रहा हूँ, लेकिन इस जगह पर पहुँचने के लिए 70 सालों में कितनी जनरेशन और कितने लोगों ने दिया। इसलिए मैंने लिखा है, बीजेपी में ये जो संगठन मंत्री की परंपरा रही है, बीजेपी में कार्यकर्ताओं की जो त्याग करने की परंपरा रही है, वो भी इस जर्नी का हिस्सा है। तो आउटकम ऑफ बीजेपी के लिए हम ये बुक लाए हैं, गॉसिप के लिए नहीं लाए हैं। All right. You have talked about 2004 and the conversation that happened between Pramod Mahajan, who went with a map to Atal Bihari Vajpayee, and he said that he's so very confident that they are forming the government and they'll get more seats than they got in 1999. And Mr. Vajpayee then said that be prepared, pack your bags, we'll be sitting in opposition. How did Vajpayee know what was to happen? अच्छा प्रश्न है। ऐसा है कि हमारी पार्टी में, ये बीजेपी में एक विषय रहा है, पुरानी जनरेशन उसके साथ नई जनरेशन को ग्रो करना। ये कन्वर्सेशन ये दिखाती है कि एक नई जनरेशन का जो नेता है, उस समय की नई जो नई टेक्नोलॉजी के विकास और उन विषयों का है, और एक नेता है जिन्होंने 1950 से लेकर के और 2004 तक 55 साल की पूरी राजनीतिक यात्रा को देखा है। एक जगह अनुभव है, एक जगह टेक्नोलॉजी का उत्साह है। तो कन्वर्सेशन बताता है, ये तो बहुत अच्छा बताता है कि बीजेपी में कितना ओपन कन्वर्सेशन है और कितनी सहजता है कि एक यंग नेता भी अपने सबसे बड़े नेता को विषय रख सकता है और बड़े नेता उसको समझाते हैं। दिस इज़ द साइन ऑफ हैप्पी फैमिली। आपने विषय बताया, ये उसी प्रकार का। Okay, my last question to you, and I'm going to understand this a little more from you. Would you say that 2019 victory of the BJP was bigger than 2014? Because 2014 was about anti-incumbency against 10 years of UPA, and 2019, the BJP and Prime Minister Modi was up against his own performance. Yes. मेरा ये मानना है कि प्रो गवर्नेंस पे वोट लेना, हमारा जो टेस्ट है 2014 तक की यात्रा अगर देखेंगे तो हम कांग्रेस की खामियों के कारण हम लोग यहाँ तक आए, अपने आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशन के कारण आए, अलग अलग राज्यों में गवर्नेंस देने के कारण आए। लेकिन 2014 में हमें पूर्ण बहुमत मिला। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी ने 2019 का जब चुनाव जीते थे और एनडीए में एक बहुत अच्छा विषय उन्होंने कहा था, और मैं उनकी इस बात को मैं मानता हूँ कि एक बहुत स्टेट्समैन की तरह उन्होंने वो कहा था। मुझे उनका शब्द याद है, उन्होंने कहा था कि देखिए, भारत को हमको नारा से समझना होगा, नेशनल एम्बिशन और रीजनल एस्पिरेशन। तो हम 2014 में पूरी तरह सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद भी अपने एनडीए के दलों को बीजेपी साथ लेकर के चली। तो भारत की राजनीति की विविधता को साथ रखना, प्रो गवर्नेंस के विषयों को रखना, इला जी ने जैसे बताया कि स्टेट के फंड्स को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, बड़ी परियोजनाओं को
समय पे पूरा करवाना, पॉलिसी पैरालिसिस को समाप्त करना। तो जो हम कहा करते थे, अब 19 वो विषय था कि जो हमने कहा और 5 साल में किया, जनता ने उस पर कितना भरोसा जताया। जनता ने उससे ज़्यादा भरोसा जताया, नेतृत्व पर भी, नीतियों पर भी, विचारधारा पर भी। तो ये जो टेस्ट था, इसमें मुझे लगता है बीजेपी और आगे गई है इस मिशन को लेकर के। This is my question to both of you, and I'm going to begin with you, ma'am. What major difference do you notice in the BJP of 1980 when it was founded to the BJP of today, 2022? So I think one, it is because it's become a mass party. So we described the whole manner in which that was done, that you're reaching out to more people rather than a cadre-based party, which it was in 1980. Means that it's so much bigger, and it has to take into account aspirations of so many more people belonging to different regions, different communities, different classes, different castes. So bringing all of their aspirations and trying to satisfy them, as well as trying to remain active as a party which is not which is not in opposition. So when you're in opposition, it's very easy to be to agitate. I'm against this, I'm against that. But when you are a party in power, whether it was at the center from 2014 onwards, or whether it was at in various states, but when you are in power, how do you activate, how do you keep your members enthusiastic, interested, participating? I think the whole mode has changed, and that's kind of what we try to describe here, how the government and the party then have to work together. So it's the nature of the party is very different in terms of the activities that it does, in terms of how it enthuses its workers, how it pulls in various points of view and various interests, and it has to become much more say broader and open-minded, and that's the path we see from 80 till now, and that's what we've tried to describe, how it's coming towards a far bigger, that's why we call it the making of the world's largest political party. The making of the world's largest political party, because if you become a large party, you're not a small cadre-based party. Then how does the BJP not only win state but also retain states? You have seen several examples, Gujarat, Madhya Pradesh. You win elections and then you ensure that you continue to be incumbent in that state for several years, several decades. सबसे पहली बात है कि हम कोई चुनाव जीतने की मशीन नहीं है, हम लोगों को दिलों को जीतने वाली पार्टी है। कोई राजनीतिक पार्टी मशीन के रूप में काम नहीं कर सकती, और अगर लोगों को दिलों तक जाना है तो उनके लिए काम करना, उनके मैंडेट के लिए काम करना, उनकी एस्पिरेशन को पूरा करना, गरीब आदमी का कल्याण करना, मेरे को लगता है वो पॉलिसीज़ को लोग लगातार समर्थन देते हैं। तो इसके बाद क्या एक और किताब आएगी? क्योंकि जो ये जर्नी है आप उसके पार्ट रहे हैं और आगे भी रहिएगा उसके पार्ट। आप शुभकामना दीजिए, ये जर्नी चलती रहेगी, हम लिखते रहेंगे। The question that I'd asked, ma'am, the same question to you. 1980 वाली भाजपा और 2022 की भाजपा में क्या फ़र्क है? 1980 की भाजपा एक छोटे पौधे के रूप में रोपी गई थी, आज बरगद का पेड़ बन गई है, और जब उसमें व्यापकता आ गई है तो उसमें सभी लोगों को समाना, सभी लोगों की आश्रय की जगह देना, सभी लोगों के लिए विशालता के साथ काम करना और सबको संभाल करके चलना, अपने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को, राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को, एस्पिरेशनल लोगों को आगे करना। और इसलिए 1980 की भाजपा से अपेक्षा नहीं थी कि वो आत्मनिर्भर भारत बना सके, लेकिन 2019 की भाजपा से अपेक्षा है कि अब वो बड़ी बन गई है तो आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करे। मुझे लगता है ये अपेक्षा जो बड़ी है उसके लिए पार्टी ने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को, नए टैलेंट्स को आगे लाने में, नए टैलेंट्स को आगे बढ़ाने में और ग्रास रूट के लोगों को लीडरशिप में डेवलप करने में जो काम किया है वह भाजपा ने बहुत बड़ा बदलाव किया है, लेकिन उसके साथ नई जिम्मेदारी आई है, उसको आगे लेकर के जाना ये पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। Bhupendra Yadav, Ila Patnaik, congratulations for your book and thank you so much for your time. Thank you so much.